हेलो फ्रेंड्स, आप सबका कक्षा 9 विज्ञान विषय के अध्याय 5 जीवन की मौलिक इकाई के एमसीक्यू की इस क्लास में हार्दिक स्वागत है। हमने कक्षा 9 विज्ञान विषय के अध्याय 1 से लेकर 4 तक सभी चैप्टर्स के जितने भी महत्वपूर्ण एमसीक्यू थे उनकी चर्चा कर ली थी और उसी कड़ी में आज हम अध्याय नंबर 5 जीवन की मौलिक इकाई के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव्स की चर्चा करेंगे। तो चलिए क्लास हम शुरू करते हैं। देखें, पहला प्रश्न आपके सामने दिया गया है कि माइटोकॉन्ड्रिया को बायोप्लास्ट के रूप में किसने चर्चा की थी, यानी माइटोकॉन्ड्रिया की बायोप्लास्ट के रूप में जो चर्चा है वो किस वैज्ञानिक ने की थी, उसका आपको क्या करना है, नाम बताना है। तो उस वैज्ञानिक का नाम था बेंडा। क्या नाम था? बेंडा। दूसरा प्रश्न है, किसने बतलाया था कि पीढ़ी दर पीढ़ी गुणों को ढोने का कार्य जीन के द्वारा होता है? किस वैज्ञानिक ने बताया था कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक जो गुण है उनको ले जाने का काम किसके द्वारा किया जाता है? जीन के द्वारा किया जाता है। तो ये बताया था वैज्ञानिक जोहानसेन ने। किसने बताया था? वैज्ञानिक जोहानसेन ने। तीसरा प्रश्न आपके सामने है, खाली जगह बहुकोशिकीय नहीं है, इनमें से ऐसा कौन सा जीव है जो बहुकोशिकीय नहीं है? अमीबा एक कोशिकीय जीव है, मलेरिया परजीवी यह भी एक कोशिकीय जीव है, काला ज्वर परजीवी यह भी एक कोशिकीय जीव है। यानी कि ये सभी जीव है, ये सभी जीव बहुकोशिकीय नहीं है। ठीक है। चौथा प्रश्न है, किसकी उत्पत्ति सबसे बाद में हुई है? यानी इन चारों में से किसकी उत्पत्ति सबसे बाद में हुई है? कोशिका झिल्ली की, केंद्रक झिल्ली की, डीएनए या आरएनए की? तो इनमें से जो केंद्रक झिल्ली है उसकी उत्पत्ति सबसे बाद में हुई है। ठीक। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 5, किसकी उत्पत्ति सबसे पहले हुई है? यानी कि इनमें से किसकी उत्पत्ति सबसे पहले हुई है वो आपको बताना है। बैक्टीरिया की, अमीबा की, पैरामीशियम की या वायरस की? तो इन चारों में से वायरस की उत्पत्ति सबसे पहले हुई है। ठीक। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस कोशिका में आकृति निश्चित नहीं होती है? यानी इन चारों में से जो चारों ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से किस में कोशिका की जो आकृति है वो निश्चित नहीं होती है? तो इनमें से किसकी कोशिका की आकृति निश्चित नहीं होती है? अमीबा, तो इसकी आकृति भी अनिश्चित होती है। तंत्रिका कोशिका की आकृति भी अनिश्चित होती है और WBC की जो आकृति है वो भी अनिश्चित होती है। यानी सभी, इन सभी की जो आकृति है वो आकृति क्या होती है? वो अनिश्चित होती है। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न संख्या 7, सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? सातवां प्रश्न है कि सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? तो इनमें से जो सबसे लंबी कोशिका है वो आपकी है तंत्रिका कोशिका। कौन सी है? तंत्रिका कोशिका। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 8, निम्न में से कौन शेष 3 से मेल नहीं खाता है? यानी इन चारों में से एक ऐसा कौन सा है जो इन तीनों से अलग है? ये जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से 3 एक दूसरे से संबंधित है, लेकिन एक है जो कि इन तीनों से क्या है? अलग है। तो वो कौन है? वो है आपका प्लास्टिड। जो बाकी ER, गोल्जी और लाइसोसोम इन तीनों से क्या है? अलग है। ठीक। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न संख्या 9, दिया गया है प्रोकैरियोट में नहीं होता है, यानी जो प्रोकैरियोटिक कोशिका है उनमें क्या नहीं होता है वो आपको बताना है। तो जो प्रोकैरियोटिक कोशिका है उनके अंदर ATS राइबोसोम, केंद्रिका, केंद्रक ये तीनों ही नहीं पाए जाते। यानी उपयुक्त सभी इसका सही आंसर है। यानी ATS राइबोसोम भी नहीं होता, केंद्रिका भी नहीं पाई जाती और केंद्रक भी नहीं होता है। किसमें? प्रोकैरियोटिक कोशिका में। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, कोशिका झिल्ली में नहीं पाए जाते हैं। कोशिका झिल्ली में इनमें से कौन कौन से हैं पदार्थ जो नहीं पाए जाते हैं? देखो, आंतरिक प्रोटीन पाए जाते हैं, वसा का स्तर भी पाया जाता है, चिलिया भी पाई जाता है। तो पाया क्या नहीं जाता? तो क्रिस्टी नामक जो पदार्थ है वो कोशिका झिल्ली में नहीं पाया जाता है। ठीक। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 11, कोशिका झिल्ली में पाए जाते हैं फ्लैजेला, डेस्मोसोम, पुनरुज्जीवन और सभी। क्या बोल रहा है? कोशिका झिल्ली में पाए जाते हैं फ्लैजेला, डेस्मोसोम, पुनरुज्जीवन और सभी। तो ये सभी ही कोशिका झिल्ली के अंदर मौजूद होते हैं। ठीक है। चलिए आगे
प्रश्न संख्या 12 दिया गया है, समुद्र का जल समुद्री जंतुओं की तुलना में होता है, यानी कि समुद्र का जो जल है वो समुद्री जंतुओं की तुलना में होता है। कैसा होता है? हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक या ए एंड बी दोनों, ये आपको बताना है। तो जो समुद्र का जल है वो समुद्री जंतुओं की तुलना में कैसा होता है? हाइपरटोनिक होता है। कैसा होता है? हाइपरटोनिक होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 13, खाली जगह में या पर वसा का संश्लेषण होता है। इनमें से वसा का संश्लेषण कहाँ पर होता है वो आपको बताना है। तो वो होता है SER पे, है ना। ये अंतर्द्रव्यीय जालिका के दो प्रकार है, RER और SER। तो जो वसा का संश्लेषण है वो SER पर होता है। इनकी व्याख्या मैंने चैप्टर की व्याख्या के दौरान बहुत अच्छे से करा रखी है। तो अगर आपने चैप्टर की व्याख्या वाली क्लास नहीं देखी है तो चैप्टर की व्याख्या वाली क्लास एक बार जरूर देख लें, ताकि आपको इन प्रश्नों को समझने में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। क्योंकि इन प्रश्नों को फिर से यहाँ पर बहुत अच्छे से नहीं समझाऊंगा, क्योंकि इससे क्लास क्या होगी, काफ़ी बड़ी हो जाएगी। और इन चीज़ों को पहले से ही मैंने चैप्टर की व्याख्या में समझा रखा है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैप्टर की व्याख्या वाली क्लास, उसके पाठ के भीतर दिए गए प्रश्नों का सॉल्यूशन और अभ्यास प्रश्नों का सॉल्यूशन भी जरूर देख ले, जो चैनल की प्लेलिस्ट पर बना हुआ है ना, ताकि आपको इन MCQ को समझने में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगला प्रश्न है, जो ER है वो ER यानी अंतर्द्रव्यीय जालिका है, वो किससे जुड़ी हुई होती है? तो जो आपकी अंतर्द्रव्यीय जालिका है वो गोल्जी काय से भी जुड़ी होती है, कोशिका झिल्ली से भी जुड़ी होती है और केंद्रक झिल्ली से भी जुड़ी होती है, यानी इन सभी से वो जुड़ी होती है। ऑप्शन डी आपका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न संख्या 15, निम्न में से किसका विकास पहले हुआ है? इनमें से किसका विकास सबसे पहले हुआ है? माइटोकॉन्ड्रिया का, गोल्जी का, केंद्रक का या लाइसोसोम का? तो इनमें से जो माइटोकॉन्ड्रिया है, जिसे कोशिका का बिजली घर या शक्ति ग्रह भी कहते हैं या पावर हाउस भी कहते हैं, उसका विकास सबसे पहले हुआ है। ठीक। अगला प्रश्न है, F0 F1 कणों में ऐसा क्या होता है कि ATP, ठीक है, एड्रीनो ट्राइफॉस्फेट का संश्लेषण होता है। यानी F0 से F1 कणों में ऐसा क्या होता है कि जो ऊर्जा का संश्लेषण है वो यहाँ पर सबसे अधिक होता है। तो इसका सही जवाब होगा कि इसमें क्या पाए जाते हैं? इसमें इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, जिस कारण से ATP ऊर्जा का क्या होता है, यहाँ पर संश्लेषण होता है। सॉरी, इलेक्ट्रॉन नहीं, प्रोटॉन पंप पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? प्रोटॉन पंप पाए जाते हैं। इस वजह से यहाँ पर जो ATP का संश्लेषण है वो अधिक होता है। ठीक है, आप सही कर ले, ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा, प्रोटॉन पंप। अगला आपका प्रश्न है, खाली जगह प्लास्टिड का प्रकार है, यानी जो नाम दिए गए हैं इनमें से प्लास्टिड यानी जिसे रसदानी कहते हैं उसका प्रकार कौन सा है? क्लोरोप्लास्ट, एल्यूरोप्लास्ट और एमाइलोप्लास्ट या सभी? तो ये सभी है वो किसके प्रकार हैं? ये सभी प्लास्टिड के ही प्रकार है। ठीक। प्रश्न संख्या 18, प्रोप्लास्टिड, क्या लिखा हुआ है? प्रोप्लास्टिड रूपांतरित हो सकता है। जो प्रोप्लास्टिड है वो किस में रूपांतरित हो सकता है वो आपको बताना है। क्लोरोप्लास्ट में, क्रोमोप्लास्ट में, ल्यूकोप्लास्ट में या सभी में? तो जो प्रोप्लास्टिड है वो इन तीनों में ही रूपांतरित हो सकता है, यानी ऑप्शन डी आपका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, केंद्रक नियंत्रित करता है, यानी जो केंद्रक है वो किसको नियंत्रित करता है वो आपको बताना है। कोशिका के विभिन्न कार्यों को, सही बात है। केंद्रिका के संश्लेषण को, सही बात है। आनुवांशिकता को, सही बात है, यानी सभी। ऑप्शन डी आपका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 20, स्तनपायी के लाल रक्त कोशिकाओं में किस अवस्था में केंद्रक नहीं होता है? यानी जो स्तनपायी जीव है उसकी जो RBC है, उस RBC की कौन सी अवस्था में जो केंद्रक है वो नहीं पाया जाता, ये आपको बताना है। तो जब RBC है वो जब परिपक्व हो जाती है, ऐसी स्थिति में उनमें केंद्रक नहीं पाया जाता है। तो इसका सही जवाब होगा बी, यानी जब स्तनपायी जीवों में जो RBC है, रेड ब्लड सेल, वो जब परिपक्व की अवस्था में होती है उस अवस्था में उसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, एक से अधिक सही उत्तर वाले प्रश्न, यानी इसके जो ऑप्शन दिए गए हैं उनमें प्रश्नों के उत्तर एक से अधिक होंगे। तो देखिए 21वां प्रश्न है, निम्न विकल्पों में बिना झिल्ली से गिरी हुई रचनाओं को बताएं। यानी इनमें से ऐसी कौन सी रचना है
जो बिना झिल्ली से घिरी हुई होती है। ये जो चार आपके सामने नाम दिए गए हैं, राइबोसोम, सेंट्रोसोम, न्यूक्लियोसस और माइटोकॉन्ड्रिया, इन चारों में से ऐसी कौन सी संरचना है जो झिल्ली से घिरी हुई नहीं होती है, वो आपको बताना है। तो राइबोसोम झिल्ली से नहीं घिरा होता है, फिर सेंट्रोसोम भी किसी प्रकार की कोई झिल्ली से नहीं घिरा होता है, और जो न्यूक्लियोस है, न्यूक्लियोलस, ये भी किसी प्रकार की कोई झिल्ली से नहीं घिरा होता है। जबकि जो माइटोकॉन्ड्रिया है, ये चारों ओर झिल्ली से क्या होता है, घिरा होता है। आया समझ में? तो प्रश्न ऐसे भी दिया सकता है कि इन चारों में से ऐसा कौन सा कोशिकांग है जो झिल्ली से घिरा हुआ होता है, तो वो कौन है, माइटोकॉन्ड्रिया झिल्ली से घिरा हुआ है, और जो बाकी तीन हैं वो झिल्ली से घिरे हुए नहीं होते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 22 की ओर। देखें, निम्न विकल्पों में दोहरे झिल्ली से घिरे हुए रचनाओं को बताएं। यानी इन चारों में से ऐसे कौन से कोशिकांग है जो दोहरी झिल्ली से घिरे हुए होते हैं। ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया झिल्ली से घिरा हुआ होता है, बिल्कुल सही बात है, जो दोहरी झिल्ली से घिरा होता है। और प्लास्टिड या रसधानी, ये दोनों ही अंग है, ये दोहरी झिल्ली से घिरे हुए होते हैं। बाकी सेंट्रोसोम, ये किसी प्रकार की कोई झिल्ली से नहीं घिरा होता, और राइबोसोम भी किसी भी प्रकार की कोई झिल्ली से नहीं घिरा होता है। ठीक है, आगे आपका प्रश्न संख्या 23, निम्न रचनाओं में से कौन सी रचना कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण में क्या करती है, मदद करती है। इन चारों में से ऐसी कौन सी रचना है जो कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया में मदद करती है, वो आपको बताना है। डीएनए करता है, सही बात है। राइबोसोम करता है, सही बात है। और कौन करता है, आरएनए करता है। तो ये तो तीन रचना है, डीएनए, राइबोसोम और आरएनए, ये कोशिका के अंदर प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया में मदद करते हैं। जबकि जो गोल्जी है वो प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया में कोई मदद नहीं करता है। ठीक, अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 24, निम्न विकल्पों में से एक कोशिकीय जंतु का नाम बताइए। आपको एक कोशिकीय जंतु का नाम बताना है। तो अमीबा एक कोशिकीय जीव है, और कौन सा है, और है एंटामीबा। ये दोनों ही जीव एक कोशिकीय जीव है, जबकि मेंढक बहुकोशिकीय जीव है, और बैक्टीरिया भी कैसा है, बहुकोशिकीय जीव है। तो ऑप्शन ए और डी सही हो जाएंगे, बी और सी है वो गलत हो जाएंगे। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 25, कौन संरचना या कौन सी संरचना जीव द्रव्य और केंद्रक दोनों में पाई जाती है। यानी इनमें से ऐसी कौन सी संरचना है जो जीव द्रव्य और साथ ही साथ केंद्रक दोनों में पाई जाती है। तो पहला ऑप्शन डीएनए, हाँ सही बात है, जो जीव द्रव्य और केंद्रक दोनों में पाया जाता है। इसके अलावा आरएनए, तो डीएनए और आरएनए ये ऐसी संरचना है जो जीव द्रव्य और केंद्रक दोनों में पाई जाती है। जबकि जो तारकाय और रसधानी है ये इन दोनों में नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन ए और बी आपके सही जवाब होंगे। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 26, निम्नलिखित विकल्पों में प्रोकैरियोटिक में पाए जाने वाले विकल्प को चुनें। यानी इन चारों विकल्प में से ऐसे कौन से रचना या कोशिकांग है जो प्रोकैरियोटिक कोशिका में पाए जाते हैं, और ऐसे कौन से हैं जो इसमें नहीं पाए जाते, तो आपको बताना है। तो सिर्फ एक गुणसूत्र ये प्रोकैरियोटिक में पाया जाता है, और 70S राइबोसोम ये भी प्रोकैरियोटिक में पाया जाता है, और माइटोकॉन्ड्रिया और गोल्जी ये प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में नहीं पाए जाते। ऑप्शन ए और बी आपके सही जवाब होंगे। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 27, कोशिका झिल्ली में कौन सी संरचना पाई जाती है। कोशिका झिल्ली के अंदर कौन कौन सी संरचनाएं पाई जाती है वो आपको बताना है। पहली है फ्लैजेला, ये कोशिका झिल्ली में पाई जाती है। फिर आंतरिक प्रोटीन ये भी पाए जाते हैं कोशिका झिल्ली में। फिर वसा ये भी पाए जाते हैं। तो क्या नहीं पाया जाता, कोशिका झिल्ली में आपका डीएनए नहीं पाया जाता, ये केंद्रक में पाया जाता है। तो ऑप्शन ए, बी और सी आपके सही जवाब होंगे। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 28, निम्नलिखित विकल्प में से किस विकल्प के कारण गोल हाइपरटोनिक हो जाता है। यानी कि इन चारों में से ऐसा कौन सा विकल्प है जिस विकल्प के कारण जो गोल है वो क्या हो जाता है, हाइपरटोनिक हो जाता है। तो नमक के कारण, हाँ सही बात है, नमक के कारण गोल हाइपरटोनिक हो जाता है, और यूरिया के कारण, ये बात दोनों ही सही है। बाकी गर्म पानी और बर्फ ये दो ऑप्शन गलत है। ठीक, आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 29, कोशिका की किस रचना में
डीएनए पाया जाता है? प्रश्न बोल रहा है कि कोशिका की किस रचना में डीएनए पाया जाता है, वो आपको बताना है। तो कोशिका की प्लास्टिड और जो गुणसूत्र है उनमें डीएनए पाया जाता है, बाकी माइटोकॉन्ड्रिया और गोल्जी में डीएनए नहीं पाया जाता। यानी ऑप्शन सी और डी आपके सही जवाब होंगे। अगला प्रश्न संख्या 30, निम्न विकल्पों में किन संरचनाओं में आपसी तालमेल अधिक रहा है? यानी कि इनमें से ऐसी कौन सी संरचना है जो आपस में एक दूसरे से संबंधित है या उनमें संबंध पाया जाता है? वो कौन कौन सी संरचना है वो आपको बताना है। गोल्जी, लाइसोसोम, ईआर और केंद्रक। तो गोल्जी, लाइसोसोम और ईआर इन तीनों की संरचना में आपसी तालमेल अधिक पाया जाता है, लेकिन केंद्रक इन तीनों से क्या है, अलग है। ठीक। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 31, किस कार्य में गोल्जी मदद करता है? हमें जो गोल्जी है वो किस कार्य में मदद करता है वो आपको बताना है। एक्रोसोम बनाने में, सही बात है। कोशिका प्लेट बनाने में, सही बात है। और जर्दी संश्लेषण में, इन तीनों में जो गोल्जी है वो मदद करता है, लेकिन श्वसन में गोल्जी का कोई योगदान नहीं होता है। ठीक। अगला है प्रश्न संख्या 32, किन कोशिकांगों की उत्पत्ति प्रोकैरियोट से हुई है? यानी इनमें से ऐसे कौन से कोशिकांग है जिनकी उत्पत्ति किससे हुई है? जिनकी उत्पत्ति प्रोकैरियोट से हुई है। माइटोकॉन्ड्रिया की, सही बात है। और प्लास्टिड की, सही बात है। इन दोनों की जो उत्पत्ति है वो प्रोकैरियोट से हुई है। बाकी केंद्रक और गोल्जी की जो उत्पत्ति है वो किससे हुई है? वो यूकेरियोटिक से हुई है। ठीक। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 23, निम्न में से कौन विकल्प कोशिकांग नहीं है? यानी इनमें से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो कोशिकांग नहीं है वो आपको बताना है। तो संकुचनशील रसदानी ये कोशिकांग नहीं है, और खाद्य रसदानी ये कोशिकांग नहीं है। बाकी तारककाय और केंद्रक ये दोनों ही क्या है, कोशिकांग है। तो आपके ऑप्शन ए और बी सही होंगे, ऑप्शन सी और डी क्या होंगे, गलत होंगे। ये कोशिकांग नहीं है, सॉरी कोशिकांग नहीं है। तो ये जो ए और बी है ये कोशिकांग नहीं है, और जो सी और डी है ये कोशिकांग है। मतलब क्या हुआ कि आपका जो सही उत्तर है वो क्या होगा? तो इसमें से जो सही उत्तर है वो होगा रसदानी और खाद्य रसदानी, ये कोशिकांग नहीं है। ठीक है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 34, अपना नाम लिखने में किन किन कोशिकाओं के बीच तालमेल रहता है? अपना नाम लिखने में किन किन कोशिकाओं के बीच में तालमेल रहता है वो आपको बताना है। हाथ की कोशिका, बिल्कुल सही बात है। आंख की कोशिका, सही बात है। मस्तिष्क की कोशिका, इन तीनों का ही योगदान रहता है जब भी हम अपने हाथों से कुछ भी लिखते हैं। ठीक है। कान की कोशिका का इसमें कोई योगदान नहीं होता है। तो ऑप्शन ए, बी और सी सही जवाब होगा। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 35, किसी गाने को सुनकर गुनगुनाने में किन किन अंगों की कोशिकाएं कार्य करती है? यानी जब हम किसी गाने को सुनकर उसको गुनगुनाते हैं तो किन किन अंगों की कोशिकाएं काम करती है? तो पहली बात तो सुनने के लिए कान की कोशिकाएं काम करेगी। दूसरा, उसको गुनगुनाने के लिए किसकी कोशिका काम करेगी? मस्तिष्क की कोशिका, क्योंकि उसको याद भी तो रखना पड़ेगा। तो वो कौन काम करेगा? मस्तिष्क। तो ऐसी स्थिति में कान की कोशिका और मस्तिष्क की कोशिका काम करती है। ठीक है। तो इस प्रकार हमने आपके अध्याय 5 जीवन की मौलिक इकाई के जितने भी अभ्यास के महत्वपूर्ण एमसीक्यू थे उनकी चर्चा कर ली है। इसके अलावा भी अगर कोई प्रश्न बच रहे हैं तो उसको हम अगली क्लास में डिस्कस कर लेंगे। उम्मीद करता हूं सारे प्रश्न आपको अच्छे समझ में आए होंगे। तो क्लास देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद। अगर आपको मेरी क्लास और मेहनत पसंद आ रही है तो फिर ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों को शेयर करें। इसके अलावा लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।